हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो फाइनली जो सक्षमता 2 का आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। आप लोग वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने आंसर देख लीजिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत बताया जा रहा है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आप वेबसाइट पर आएंगे www.bscvsakshamta.com, ये वेबसाइट है। गूगल पे सर्च करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ओपन होके आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। पहले आपको अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जिस भी प्रश्नों पर आपको क्या करना है आपत्ति, तो उसके लिए आपको प्रति प्रश्न 50 रुपये पेमेंट करनी होगी और ये सारे ही प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड में ही करना होगा आपको। तो चलिए ये आप लोग अभी चेक कर लीजिए, बाद में हम लोग जानेंगे कि आप लोग कैसे किसी प्रश्न पर आपत्ति कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग अपना आंसर की चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपने मार्क्स लिख सकते हैं। चलिए आगे के अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट दिया हुआ है और ये जो आपका क्वेश्चन आंसर पर चैलेंज है ये आज ही की डेट से स्टार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर तक आप लोग प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं। कब तक? रात के 11:59 तक। जैसे ही 12 बजेगा आप लोग फिर इस पर आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो समय और टाइम दिया हुआ है, इसी के बीच में आपको क्या करना है, अपना आपत्ति करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप चेक करेंगे। तो प्लीज़ यूज़ लॉगिंग आईडी एज एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एज योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको कैसे लॉगिन करना है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिखना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में लिखना है, फिर आप लॉगिन कर लेंगे। तो से क्या होगा, आपका यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम चूज़ कर लेंगे आप कि किस डेट का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 23 को है तो 23 का सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर जैसे ही अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा और आप रिस्पॉन्स शीट आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो फाइनली जो सक्षमता पास शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, इन सभी को लेकर के जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक नीति बनाई गई है, वो जारी किया गया है कि आप लोगों की पदस्थापन और ट्रांसफ़र नीति क्या कुछ रहने वाली है, किस आधार पर होनी है, ये सारी बातें इसमें जो है बताई गई है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विषय क्या है? विषय में दिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के निर्धारण के संबंध में। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। साथ ही विभिन्न कोटियों के शिक्षकों के पदस्थापन या स्थानांतरण के संबंध में हितबद्ध यहाँ पर एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे हैं। दूसरी ओर विद्यालय अध्यापकों के रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा पदस्थापन किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न विद्यालयों में विषय विसंगति, प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात एवं महिला शिक्षिकाओं का इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके आवागमन एवं आवासीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण को एक तार्किक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता विभाग स्तर पर महसूस की गई है। उपर्युक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है। अब देखिए ये नीति क्या है वो थोड़ा जानना यहाँ पर जरूरी है। पहला जो दिया गया है स्थानांतरण पदस्थापन नीति के तहत कि शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें प्राथमिकता आपको किस आधार पर मिलेगी वो हम जानेंगे। तो समिति द्वारा रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता ऑर्डर ऑफ रेफरेंस के आधार पर करने की अनुशंसा की गई है। अब यहाँ पर देखिए
जो रोग का नाम है या दिव्यांगता का जो स्तर है उस आधार पर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। पहला यहाँ पर दिया है जो क्रम संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर है कि रुग्णता दिव्यांगता की श्रेणी क्या है। पहला है असाध्य रोग। असाध्य रोग में आ जाता है विभिन्न प्रकार के कैंसर, यानी किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो ऐसे में क्या कुछ आपको विकल्प दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा और जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। ये विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपका स्थानांतरण संभव है, और ये विकल्प है जहाँ पर आप स्थानांतरण आपको नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए, स्वयं पति मतलब बीमार हैं या फिर पति पत्नी या बच्चों, इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर है तो यहाँ पर विकल्प के तौर पर आपको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला में। इसके अलावा नहीं देने का जो चॉइस है कि स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत और नगर निकाय, इनमें आपको यहाँ पर जो है स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो दिया है गंभीर रुग्णता में, वो दिया है किडनी रोग, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति यहाँ पर। और दूसरा जो है हृदय रोग से दिया गया है, जिसमें इस तरह के नाम दिए गए हैं। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग व्यक्ति कौन जो प्रभावित है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है कुछ ऐसे ही है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो लीवर रोग से संबंधित दिया गया है। और यहाँ पर विकल्प के तौर पर जहाँ पर आपका यहाँ पर पदस्थापन नहीं हो सकता, स्थानांतरण नहीं हो सकता, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिव्यांगता के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति कैसे होगी, तो देखिए विविध दिव्यांगता जैसे दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहुदिव्यांग। इसमें क्या है, स्वयं पति या पत्नी या बच्चे, इनमें से जो भी हैं। और विकल्प के तौर पर आपको क्या मिलेगा, तो पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला में ये कुछ मिल सकता है। नहीं मिलेगा स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति या पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय, इसमें आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं किया जा सकता, इसमें आपका हो सकता है। इसके बाद देखिए ऑटिज्म का दिया है। सबसे पहले ख में पढ़ते हैं दिव्यांगता के आधार पर। ख में है सेवा काल में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई शिक्षक या शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता आ गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको विकल्प के तौर पर यही मिलेगा। और इसमें जो विकल्प नहीं दिए जाएंगे वो ये ही सेम ही रहेगा। इसके बाद है ऑटिज्म। अगर चौथे नंबर को देखें तो ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता की अगर बात करें तो ये विविध प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात और अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता, पति पत्नी बच्चों में से कोई भी, और कुछ यही जो चॉइस है आपको दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षक के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर बात करें तो विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए अगर यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दिया जाएगा आपको विकल्प के तौर पर यहाँ पर पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। और यहाँ पर स्वयं के गृह पंचायत, स्वयं के नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत या नगर निकाय नहीं दिया जा सकता, यानी वर्तमान में जहाँ पर आप अभी कार्यरत है वो नहीं मिलेगा विकल्प के तौर पर। इसके बाद अगर बात करें तो महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर भी यही बात कही गई है महिला शिक्षिका के लिए। और अगर हम यहाँ पर 7वें नंबर पर आएँ तो शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, अगर शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर अगर यहाँ पर इनको विकल्प मिलेगा तो कैसे, तो पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, जो नहीं दिया जाएगा वो ये बताया गया है कि विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में। और जो नहीं मिलेगा स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय में नहीं मिलेगा। पुरुष शिक्षक सभी की बात हो रही है 8वें नंबर पर। तो जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा और गृह अनुमंडल नहीं दिया जाएगा। ये सभी मेल शिक्षक के लिए है। केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता या रुग्णता संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होगा, यहाँ पर ये भी इन्होंने बता दिया है। देखिए यहाँ पर स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत क्या बताए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम पहले नंबर पर आएँ तो शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालय में, जिसमें क में बताया गया है विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, ख में दिया गया है स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, ग में दिया गया है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण या विशिष्ट शिक्षक, और घ में दिया हुआ है बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं।
तो दूसरे नंबर पर क्या है कि उपरोक्त कंडिका 2 के 1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का जो अनुपात है वो समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता के आधार पर की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। और इसके बाद अगर 5th नंबर पर आए तो प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। 7वें नंबर की बात करें तो शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। तो ये इन्होंने 5 वर्ष पर बताया है। इसके बाद 7वें नंबर की बात करें तो सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो 5 वर्ष से पहले भी यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद कंडिका 1 के क्रमांक 1 से यहाँ पर 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 10 इकाई स्वीकृत मानक बल विद्यालय में 2 एवं 10 इकाई से जो अधिक है वो स्वीकृत यहाँ पर बताया गया है। और मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार को ध्यान में रखते हुए वेतन मान युक्त नियमित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि अगर बात करें यहाँ पर 10th नंबर की तो शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। आप लोगों से विकल्प मांगा जाएगा और शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यहाँ पर 10 विकल्प आपको दिए जाएंगे। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि निकटतम ही दिया जाएगा, नज़दीक का ही दिया जाएगा और इसमें आपको चॉइस मिलेगा 10। किसी भी तरह के स्थानांतरण या पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। अगर हम 12वें नंबर पर आए तो प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों जिसमें स्थानीय निकाय शिक्षक को छोड़कर, आप देख लीजिए, स्थानीय निकाय शिक्षक को छोड़ करके स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जाएगी। इसके बाद नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। जहां पर भी आपको पदस्थापित किया जाएगा, जो भी विद्यालय दिया जाएगा, जो भी जिला दिया जाएगा, उसी में आप कार्य करेंगे। अगर आपने विकल्प का चयन नहीं किया तो जो विकल्प आपसे मांगा जाएगा, अगर आप उसमें कोई यहाँ पर रुचि नहीं प्रकट करते हैं, आवेदन नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो मिलेगा उसी में काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ख में दिया गया है। ख में है कि प्रथम चरण के इस स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो वरीयता के आधार पर यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद उपरोक्त कंडिका 2 के 12वें के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षक के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। तो ये स्वरूप है, ये सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, तो कुछ इस प्रकार से हैं। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो उपयुक्त कंडिका 2 के 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्न गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें 15वें नंबर पर, तो उपरोक्त कंडिका 2 के 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला या अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और इस हेतु गठित समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा, जो पहले ही निर्धारित कर लिया गया है। अब जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट दिया है स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त या निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कुछ देखा जाता है शिक्षक के अंदर, तो शिक्षक के द्वारा कुछ इस प्रकार से संलिप्तता दिखी जाती है, तो इनको जिले के बाहर जो है इनका यहाँ पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा और इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बाद लास्ट देख सकते हैं आप लोग, लास्ट पेज है ये, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले जो है वो अवैध भी माने जाएंगे। इसके बाद विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी और इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे। इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावली इस हद तक संशोधित किए जाएंगे। अब देखिए 6 नंबर का पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो ये कुछ जो है शिक्षकों को निराश कर सकता है जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं। और यहाँ इसके बाद देखिए इसमें आदेश दिया गया है कि आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। तो ये कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र नीति और कह सकते हैं आप लोग पोस्टिंग नीति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताई गई है और इसी आधार पर आप लोगों की जो है यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।